कहाँ तक हुए थे? सॉल्युबिलिटी टर्म चल रहा था। सॉल्युबिलिटी में हम लोग क्या देखे थे कि जब किसी भी विलायक के 100 ग्राम अमाउंट में किसी विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो मिलाने के पश्चात जो सॉल्यूशन बनेगा वह क्या होगा? सैचुरेटेड फॉर्म में आएगा, संतृप्त में के रूप में आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उस विलयन की विलयता कहते हैं। अब विलयता के रिस्पेक्ट में कुछ एप्लीकेशन है जिसमें नॉर्मली ठोस की ठोस में विलयता है, फिर ठोस की द्रव में विलयता होगा, ठोस की गैस में विलयता है। ठीक है। ठोस का ठोस में विलयता का मतलब हुआ ठोस ठोस विलयन के रूप में पढ़ेंगे। अब ठोस ठोस विलयन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में मिला हुआ, जैसे मिश्र धातु नहीं, इसमें एक पदार्थ जो है दूसरे में क्या है? डिजॉल्व है, जिसको हम लोग जो है ठोस ठोस के रूप में पढ़ते हैं। ठोस ठोस विलयन के रूप में यदि आप देखें तो ये दो तरह से फॉर्म होगा। एक होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन और एक होगा क्या उसको बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी अंतराली ठोस विलयन और प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो पहले हम लोग जो है टॉपिक देंगे एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। पहला सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सुनो ध्यान से, इसमें एक सॉलिड क्या होगा? सॉल्यूट होगा और दूसरा जो सॉलिड है ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। मतलब जब एक ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में मिला हुआ है तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? ठोस ठोस विलयन कहते हैं। ठोस ठोस विलयन के यदि आप प्रकार को देखें तो यहाँ पर ये दो तरह का होगा। एक होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी अंतराली, या कहीं कहीं बुक में अंतराकाशी भी दे देता है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में ये पढ़ना था, अंतराली ठोस विलयन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिलेबस में था इसीलिए बता रहा है। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन मतलब प्रतिस्थापी ठोस विलयन। अब हम लोग यहाँ पे दो फिगर बना रहे हैं, आप इस टर्म को समझिए, क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए ये कोई क्रिस्टल जालक है जिसमें ये सब अवयवी कण उपस्थित है। अब देखो इसमें होता क्या है। अंतराली का मतलब हुआ अंतराकाशी क्षेत्र, मतलब किसी भी क्रिस्टल का जो संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र होगा उसी को हम लोग जो है इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, यानी अंतराकाशी क्षेत्र कहेंगे। अब जैसे इस रूम को यदि हम एक क्रिस्टल मान लें तो रूम के अंदर का जितना भी जो एरिया दिख रहा है ये टोटल क्या कहलाएगा? अंतराली क्षेत्र या अंतराकाशी क्षेत्र। अब यहाँ पे अंतराकाशी ठोस विलयन है, मतलब जो खाली एरिया जहाँ पे दिख रहा है वहां पर क्या होगा? कोई भी विलय के पदार्थ आकर के वहां पे जमा हो जाएगा। कहीं भी आप 2, 4, 5, 6 जितना मात्रा में दिखाना चाहते हैं दिखा दें। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या होगा? विलायक। ये समझने के लिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा?
विलय। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो खाली एरिया है, ये जो बगैर शेडो का जो यहाँ पे जो स्फेयर दिख रहा है, इसकी संख्या क्या है? ज्यादा है। तो विलयन में विलायक की संख्या क्या होता है, मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, और विलय की मात्रा कम होती है। अब यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको आप देखिए, प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है? कोई एक समूह को वहां से हटा करके उसके बदले में वो आकर के जमा हो जाएगा, जो हटाया है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब अब यहाँ पर जो है कोई पदार्थ आकर के जब जमा हो जाएगा, मतलब किसी विलायक के एक अणु को विस्थापित कर जब वहां विलय पदार्थ के अणु अध्यारोपित हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहेंगे। ये टोटल आपके जो है नोट में ये लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। सेम दोनों में तो सेम ही दिखाया गया है, तो आप इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में यहां से समझ सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो टाइप इसका है, सॉल्युबिलिटी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी का जो सेकेंड पार्ट होगा, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को समझने के लिए हम लोग को राउल्ट के लॉ को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये छोटा टर्म है और इसको पहले देख लेंगे, इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखेंगे, जिसमें एक आएगा वोलाटाइल के लिए, एक आएगा नॉन वोलाटाइल के लिए, मतलब एक अवाष्पशील के लिए, एक अवाष्पशील के लिए। तो पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को समझते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सिंपल मीनिंग हुआ कि किसी भी विलयन में विलय पदार्थ कितने मात्रा में उपस्थित है, वही उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अच्छा, वो और यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड न्यूमेरिकल सेक्शन का जो है। अच्छा, पहले तब इसको देख लिए, इसमें तो विशेष कुछ है नहीं, ये तो समझ में आ गई। अब हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं। देखो टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का सांद्रण अब इसका मीनिंग समझिए। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि किसी भी विलयन में विलय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित है, वही उस विलयन की क्या कहलाएगा? सांद्रता कहलाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किसी विलयन में विलय पदार्थ कम मात्रा में भी हो सकता है, किसी में ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है। किसी में कोई विलय पदार्थ जो है एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कोई एलिमेंटल पार्टिकल हो सकता है, कोई आयनिक कंपोनेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? या फिर जो है कोई अदर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी हो सकता है। तो विलयन की सांद्रता जो ज्ञात करने की विधि है, वो दो विधि है, एक है फिजिकल मेथड और एक है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसके वेट को फाइंड करते हैं, वेट को परसेंटेज में दिखाते हैं। और जो केमिकल मेथड है, इसमें हम लोग नॉर्मली जो है उसके मोलर कंसंट्रेशन और मोलल कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, इस तरह के जो है टर्म को वहां पे डिफाइन करते हैं। तो विलयन की सांद्रता का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा।
The weight of solutes are present in solution is known as concentration of solution, or the amount of solute particles are present in solution is known as concentration of solution. अब मेथड है इसका, find the method of concentration of solution. इसमें है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसी को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, परसेंटेज W बाय W। दूसरा देखो, दूसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं W बाय V से। फिर जो थर्ड होगा ये है परसेंटेज, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V बाय V। देन मोलरिटी, इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और इसका हिंदी हो जाएगा मोलरता। दूसरा है मोलेलिटी, स्मॉल m से, ये हुआ मोलर सांद्रण, ये हुआ मोलल सांद्रण, मोलेलिटी। ये सब क्या है आगे इसमें बताएंगे। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को नॉर्मली हम लोग x से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इसका हिंदी होगा मोल प्रभाज। या इसी को कहते हैं मोल अंश, या इसी को कहेंगे मोल भिन्नांक। क्लियर। नेक्स्ट होगा नॉर्मेलिटी, कैपिटल N, हिंदी क्या होगा, नॉर्मलता, या कहीं कहीं बुक में इसी को सामान्यता भी लिखता है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी, F, इसको क्या कहेंगे, फॉर्मलता। जैसे इसके नाम से आप देख पा रहे हैं उसी तरह इसका काम भी है, विशेष इसका कोई योगदान या तो आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। फिर इसके बाद होगा ppm, पार्ट पर मिलियन, यानी भाग प्रति मिलियन। और एक नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, हिंदी होगा शक्ति। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये आयतन आयतन प्रतिशत। बाकी उसके बाद मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम एंड स्ट्रेंथ। ये टोटल 10 मेथड है जिससे हम लोग जो है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। बट यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेन टर्म है वो ये 3 है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इससे भी दे देता है, नॉर्मेलिटी से। ऐसे ये सिलेबस आपको पहले पढ़ना था, डीपली इसमें दिया हुआ था, अब आपको इसमें विशेष नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी का जो ये 3 आप टर्म देख रहे हैं ये इसका फिजिकल मेथड हुआ, इससे हम लोग जो है नॉर्मली उसके अमाउंट को निर्धारित करते हैं।
अब जैसे आप एक चीज देखे होंगे, ये 3 टर्म आप कॉमन जो है देखे होंगे कहीं पर भी, जो आप मेडिसिन खरीदते हैं तो मेडिसिन जिस जिस कंपोनेंट के मिलने से बना है उसका परसेंटेज अमाउंट लास्ट में दिया रहता है। यदि कोई टैबलेट आप ले रहे हैं तो उसमें आपको जनरली ये डेटा मिलेगा। यदि आप कोई लिक्विड सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं सिरप उरप, तो उसमें जो है जनरली ये दोनों मिलता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई एक ठोस पदार्थ किसी दूसरे द्रव में मिलकर के जो दवा बना होगा, जो पदार्थ का निर्माण हुआ होगा, कोई एक लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में मिलकर के जो है मेडिसिन तैयार किया गया होगा। तो इस वजह से जो है ये 3 टर्म हम लोग फिजिकल टर्म में पढ़ते हैं, और इसी के कैपेबिलिटी को जो दिखाएगा वो नॉर्मली यहाँ पे ये सब टर्म। तो अब पहला टर्म पर चले, बाकी का जो है मिटा दें। ये जो है ऑलरेडी आपके नोट में मेंशन्ड है, आप उसको जो है कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा। ओवरऑल, क्योंकि अभी देखिए, अभी इसको फिर से अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप टॉपिक को समझें और घर जा कर के इस पर आप एक्स्ट्रा जो है मेहनत करें। बात समझ? आज थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा समस्या है। चलो, अब जैसे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ किसी विलायक, या सिंपली आप ऐसे लिखो न, किसी विलयन के 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे, परसेंटेज W बाय W से। अब तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा होगा बटे विलयन की मात्रा इन ग्राम, ग्राम में गुणे 100। अब इसके क्वेश्चन को आप समझ, अच्छा इसी को आप सिंबल के टर्म में भी लिख सकते हैं। हम मान लिए कि विलय की मात्रा जो है WA है और विलायक की मात्रा WB है। यहाँ पे जो है इसी को और तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। माना कि क्या लिखें, सिंबल के टर्म में लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू WA बाय WA प्लस WB गुने 100। अब WA क्या है, विलय की मात्रा, WB क्या होगा, विलायक की मात्रा। अब यहाँ पर WA प्लस WB दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो है टर्म आप क्या देख पा रहे हैं, विलय की मात्रा को जो हम माने थे वो WA है, और विलयन में दोनों टर्म रहेगा, विलय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा। इस वजह से यहाँ पर हम ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझो आप, ये तो हो गया कि हम यदि WA का वेट अगर फाइंड करें, मतलब परसेंटेज WA निकालें, तो ये हो जाएगा WA बाय WA प्लस WB इंटू 100। अगर हम यहाँ पे मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन में कह दे कि विलायक की मात्रा बतावे, विलायक की जो है प्रतिशत मात्रा की गणना करें, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, WB इज इक्वल टू WB बाय WA प्लस WB इंटू
100। एक और तरीका है इसको फाइंड करने का, इसके वेट को फाइंड कर लिए और उसको जो है यानी परसेंटेज WB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस WA, यानी यदि हमको WB फाइंड करना हो तो इतना कैलकुलेशन करने के बजाय हम क्या करेंगे, 100 में से जो मेरा पहला वाला डेटा आया है उसको यदि माइनस कर दें तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो हमारा WB होगा। रीजन ये है कि ओवरऑल सॉल्यूशन 100% होता है क्योंकि परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं। तो अब परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं तो जो पहला का डेटा आया दूसरा से माइनस कर लीजिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम जो है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया C6H6 और ये हो गया CCl4। क्वेश्चन ये है कि जब 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाई जाती है तो मिलाने के पश्चात प्राप्त विलयन में दोनों पदार्थों के प्रतिशत मात्रा की गणना करें। तो अब दोनों पदार्थों की प्रतिशत मात्रा की गणना करना है तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि आप देखें तो विलय और विलायक दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है। तो अब विलय का जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है उस पर क्या हो जाएगा, 22/144, क्योंकि 22 + 122 गुणे 100। जो इसका डेटा आया उसको 100 में से माइनस कर लो तो कैलकुलेशन भी इजी हो गया और आंसर भी आ गया। और नहीं तो अगर थोड़ा और लेंदी प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं तो इसमें डेटा पुट कीजिए, इसका अलग से फाइंड कीजिए। बात समझ में आ रही? इसमें टाइम किल ज़्यादा होगा। कंपटीशन में नॉर्मली जो है आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे ताकि टाइम की भी बचत होगी। क्वेश्चन लिख दें क्या? लो क्वेश्चन आप में ऑलरेडी वहां लिखा हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 20 ग्राम है। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में अरे डेटा में अंतर है, बाकी टर्म वही है। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाकर विलयन बनाया गया। तो इसमें दोनों अवयव के प्रतिशत मात्रा की गणना करें। अब विलय की मात्रा, पहले तो ये मेंशन करना होगा कि हमारा विलय कौन है और विलायक कौन है। तो ये तो पहले ही पहचानना बताए हुए हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो विलय। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे दिया गया है विलय की मात्रा, क्या माने थे, WA कितना है 22 ग्राम। अब विलय के जगह पे आप बेंजीन भी लिख सकते हैं जो कि ये C6H6 है। C6H6 का नाम बेंजीन होगा। ऑर्गेनिक पूरा पढ़ लिए, आपके लिए ये बच्चा वाला सवाल है इसलिए दोबारा मत पूछना फॉर्मूला का जो है इसका क्या आएगा। और दूसरा जो है विलायक की मात्रा क्या होगा, क्या माने थे 122 ग्राम है क्या CCl4। तो WA WB आ गया है, कैलकुलेशन करो आंसर आएगा। परसेंटेज WA इज इक्वल टू 22/22 + 122 गुना 100।
अब इसका जो डेटा आया, मान लिया जाए इसका कैलकुलेशन करने पर x% आया, तो यहां से WB निकालिए, 100 माइनस x जो आएगा वो WB का आंसर होगा। हाँ, तो मतलब अब ये अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट 100 में से उसको माइनस कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरह का और भी क्वेश्चन मान लिया जाए, सपोज दैट अब डेटा कोई भी चेंज कर देगा, किसी एक ठोस को किसी दूसरे ठोस में मिलाया गया, चाहे वो पाउडर्ड फॉर्म में हो, क्रिस्टल रॉक फॉर्म में हो, इससे कोई मायने नहीं रख रहा है। आपको वहां पर जो है ओवरऑल सॉल्यूशन फॉर्म करना, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाने के पश्चात। तो ओवरऑल जो है आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? दूसरा पर चले। हाँ, ये वाला ऑब्जेक्टिव में देता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे आंसर पूछेगा, आप PYQ निकाल के देखिए, पता चल जाएगा, उसमें दिया हुआ है। मिटाएं इसको। अच्छा, अब देखो दूसरा जो है टॉपिक आपका है अब जैसे देखो दूसरा जो टॉपिक था ये क्या था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज W/V। देखो ध्यान से, किसी विलियन के 100 ml, हाँ रे, ये एक यूनिट लेंगे ना, किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा वो क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको डिनोट किससे करेंगे, परसेंटेज W/V से। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या होगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इन ml गुने 100। अब जैसे क्वेश्चन दे दे कि 20 ग्राम चीनी जो है 100 ml वाले जलीय विलयन में उपस्थित है, या 250 ml वाले जलीय विलयन में उपस्थित है, तो उस विलयन में चीनी की प्रतिशत मात्रा बतावे या उस विलयन में चीनी की सांद्रता बतावे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे क्वेश्चन दे दे 200 ml वाले जलीय विलयन में कितना, पूछो डेटा दें दो, 25 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला पर क्या है, W/V इज इक्वल टू विलय की मात्रा कितना है, 25 ग्राम, तो विलय की मात्रा 25 हो गया, विलयन का आयतन कितना दिया गया है 200, तो 200 गुने कितना, तो काट दीजिए,
12.5%। क्लियर। और वैसे आप घर पे जाकर के अगर जहाँ पे नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, आसानी से फिर क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो रहा, जहाँ पे समझने में ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ मिस कर रहे हैं, आप अपना वहाँ पे जो है उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, डबल फायदा हो गया। नहीं नहीं, अब कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस का वीडियो पूरा बने। अब थोड़ा सा जो है अब रूटीन के कारण जो है ऐसा ट्रबल आ रहा था। अब कभी डिस्चार्ज था, चार्ज नहीं था, कभी जो है मान लिया जाए अब क्लास में तेजी से कोई सिलेबस को खींचना हो, अब वहाँ पर टाइम का अभाव था, इस वजह से आपका एक प्रॉपर वे में जो है ऑर्गेनिक सेगमेंट के जो है कुछ चैप्टर का वीडियो आपको रेगुलर मोड में आया, अब कुछ का जो है अभी अपलोड ही नहीं किया गया है, मतलब टाइमिंग इशू के कारण। अब कोशिश करेंगे कि आपके इस चैप्टर का एक प्रॉपर वीडियो बने, ताकि हर एक चैप्टर का एक जो है प्रॉपर वीडियो आपको जो है मतलब चल जाएगा। क्लियर। बाकी आप अपना नो जो है उसमें कुछ क्वेश्चन मेंशन है, आप उससे बनाइएगा। बुक में इसका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनेगा फिर बताएंगे, क्योंकि ये सब जो है डेटा बेस्ड टॉपिक है। डायरेक्ट डेटा पुट कीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, इसमें विशेष कुछ करना है नहीं। अब देखो तीसरा जो टॉपिक है ये है आयतन, आयतन प्रतिशत, परसेंटेज V बाय V। अब मतलब क्या हुआ, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की ml में मात्रा को क्या कहेंगे, आयतन, आयतन प्रतिशत कहेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला यदि आप देखें तो V बाय V इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ की ml में मात्रा, बाकी उसके बाद विलयन का आयतन गुने 100। अच्छा, अब समझो ध्यान से। अब जैसे क्वेश्चन दे दे कि 200 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है हम 1 लीटर पानी में मिला करके उसको तनुकृत किए, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन दे दे 200 ml जल में 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर तनुकृत किया गया, तो प्राप्त विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा बता दो। अब यहां से सिंपल है, आप डेटा पुट कीजिए, आंसर आएगा। परसेंटेज V बाय V इज इक्वल टू विलय की मात्रा कितना दिया गया, 50 ml, विलयन का आयतन कितना है, 200 ml इसका होगा प्लस 50 ml इसका हो रहा, तो ओवरऑल जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 ml गुने कितना होगा 100, काट दो और कटेगा, 25 को 2 से काटिए 50, 10 दूना 20, मतलब 20% H2SO4 का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये परसेंटेज फॉर्म में, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन कहला रहा। और परसेंटेज कंपोजिशन को अगर आप देखें तो हम लोग 3 तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ तक में कोई डाउट? कहेगा ही नहीं कोई।
लॉजिक रहेगा तभी नहीं बोल पाएगा। हाँ, दूसरा फाइंड करने के लिए ये भी कह सकता है। अब जैसे सुनो, क्वेश्चन दे सकता है कि 200 ml वाले जलीय विलयन में कितने मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन 20% के रूप में फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये परसेंटेज हमारा ये अमाउंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर x मान लिए या कोई भी एक मैथमेटिकल टर्म मान लिए जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और विलयन का आयतन आपको पता है, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, और डेटा कन्वर्जन वाला आपका कहना है वो नहीं पूछेगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। वो यहाँ तक कि IIT नीट भी नहीं करता है, ये तो बोर्ड का एग्जाम। क्लियर हुआ? बाकी का क्वेश्चन उसमें मेंशन्ड है, आप जो है उसको बनाइएगा, और इसका PDF भी जो है आपको आज से कल तक में हम अपलोड कर देंगे। आज कोशिश करेंगे अपलोड कर दें वो वाला जो PDF है। और आप लोग तो लिए हुए हैं ना, ठीक है, तो उसको अब जीरोक्स मत कराना अपने, हाँ अपने कॉपी में उसको लिखना है। अब पता चला कि अब उसको जीरोक्स करा लिए, वो जीरोक्स में ही रखा रह जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, अब जैसे एक वहां पे जीरोक्स कराए, बाकी आप उससे नोट कर लीजिएगा। क्या हुआ? तीन चैप्टर, अरे 1-1 घंटे पढ़ाएंगे इस रूप में, 10 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। हाँ तो और क्या, इसमें कौन सी पढ़ना है? और अब सुनिए ध्यान से, अब जैसे दूसरा जो टॉपिक था वो क्या था? चौथा होगा ना, मोलेरिटी मतलब मोलरता। मोलरता कहता है किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहेंगे। अब विलय पदार्थ के कुल मोल की जो संख्या है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते थे? पीछे के क्लास में बताया गया था आप लोगों को, आप 11th में पढ़े थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी दिया गया पदार्थ की मात्रा बटे उसका क्या हो जाएगा? अनुभार। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल्स। अब उसको जो है हम लोग क्या करेंगे? मोलरिटी वाले फॉर्मूला पर पुट कीजिए, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन यानी वॉल्यूम, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, या सीधे आप मात्रा दे सकते हैं, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को क्या कहेंगे? मोलरता कहते हैं। इसको M से डिनोट करेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन पूछेगा ग्राम मोल लीटर इनवर्स, इस तरह से भी रह सकता है, क्योंकि ग्राम में डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलय पदार्थ के यहाँ छूट गया, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या
को मोलरता कहेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। अच्छा, ml में रहेगा तो क्या करेंगे? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का ml में आयतन गुने 1000। विलय के मोलों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? विलय के मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटे अनुभार, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक में कोई डाउट? अच्छा, अब यदि इसमें क्वेश्चन दे दे, जैसे क्वेश्चन आपका आएगा 250 ml वाले जलीय विलयन में 20 ग्राम जो है कास्टिक सोडा उपस्थित है, तो उस विलयन की सांद्रता मोलरता में व्यक्त करें। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे ये टर्म जो है क्लियर करना है कि विलय कौन है, विलायक कौन है, फिर उसका अनुभार फाइंड करना होगा। अनुभार के साथ साथ फिर उसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मोलरिटी वाले फॉर्मूला पर उसको पुट कीजिए, जो डेटा आएगा वही आपका आंसर होगा। अब हम इसको मिटाएं। ये समझ में आ गई कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन, विलयन का ml में आयतन लो या विलयन का लीटर में आयतन लो, किसी विलयन के 1000 ml आयतन या 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। इसको m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। कैपिटल M और स्मॉल m में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर यूनिट इसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर और ग्राम मोल लीटर इनवर्स। अब उसका जो फॉर्मूला है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, उसके बाद यदि ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप अपना आगे करते रहना। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 250 ml वाला कोई जलीय विलयन है जिसमें 20 ग्राम जो है कास्टिक सोडा उपस्थित है, तो उस विलयन की मोलरता आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है विलय है क्या, NaOH कास्टिक सोडा। फॉर्मूला पता होनी चाहिए। KOH का कास्टिक पोटास होता है। तो विलय NaOH की मात्रा कितना है? 20 ग्राम। तो विलय का, अच्छा, विलयन का आयतन बराबर कितना दिया गया? 250 ml। अब विलय का अनुभार कितना होगा? सोडियम का कितना? 23
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40। अब मोलों की संख्या फाइंड करो पहले। विलय NaOH की मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या था, दिया गया भार बटे अनुभार। दिया गया भार कितना है 20, अनुभार कितना आया 40, काट दीजिए 1/2 मतलब 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आया। अब वॉल्यूम आपको पता है, डेटा पुट कीजिए आंसर आएगा। अब मोलरता का फॉर्मूला यहां से क्या है, M = विलय के मोलों की संख्या मतलब 0.5, विलियन का ml में आयतन मतलब 250, गुने कितना है, काटिए 25 चौके 100, 5 चौका 20, यानी M = कितना आया 2.0 मोल लीटर इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कोई डाउट, समझ में आया। इसी तरह से इस चैप्टर का टोटल न्यूमेरिकल बनेगा। अच्छा एक चीज और, अब जैसे क्वेश्चन दे दे, मान लिया जाए, अब एक केस और भी सॉल्यूशन का मोलरिटी के टर्म में जो है अगर देखा जाए, दो अलग अलग वॉल्यूम दे दिया कि मतलब एक जो है मान लिया जाए ए सांद्रता वाले मोलरता का जो है विलयन का आयतन इतना, और मान लिया जाए दूसरा उसी में दे दिया कि जब इसी को दूसरे में मिलाया जाता है तो मतलब इसी विलयन को 20 मोलर सांद्रता वाले विलयन में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन का आयतन की गणना करें। जैसे यहां पर दे दे 2 डिफरेंट कंडीशन, इसका एक फॉर्मूला होगा M1V1 = M2V2। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 0.5 मोलर सांद्रता वाला जो है विलयन का आयतन 100 ml है, जब इसको 200 ml वाले आयतन वाले विलयन में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन के मोलर सांद्रता की गणना करें। अब जैसे क्वेश्चन देख लो इसका, दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दे दे 0.5 मोलर सांद्रता वाले विलयन का आयतन 100 ml है, जिसे 200 ml वाले जलीय विलयन में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन के मोलर सांद्रता की गणना करें। M1 कितना 0.5, V1 M2 फाइंड करने के लिए कह रहा है, और V2 200, डेटा पुट कीजिए आंसर आएगा। हाँ तो मोलरिटी का यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा।
सही है, क्लियर हुआ, कोई डाउट? अब आप एक काम करेंगे, यहाँ तक का जितना भी आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है आपके बुक में, चाहे आप कोई भी सोर्स यूज करें, कहीं से भी क्वेश्चन लें, आप बनाइए। नहीं बनेगा कल के क्लास में आओ पूछ लो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बुक उठाइए, क्वेश्चन आपका बनेगा। बस समझ में आ गई? आप उसको बनाओ, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। एक क्वेश्चन तो इससे पहला जो इस क्वेश्चन में डेटा चेंज करके ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में लगभग 10-15 बार पूछा हुआ। हाँ, तो एक क्वेश्चन रहेगा आपको इस टॉपिक से। हाँ, डेफिनेशन भी पूछा। इस बार का जो इंटरनल एग्जाम हुआ है इसमें भी जो है क्वेश्चन आया है मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन को बनाइए। अब बाकी जहाँ नहीं समझ में आता है आप पूछिए, और या इस पर्टिकुलर यहाँ पर जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो पहले आप उसका जो है नोट करो, जो उसका कंटेंट जितना भी है दिया गया है सबको नोट कीजिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आता है तो एक बार अपना जो है वीडियो प्ले करके उसको देख लो, जहाँ पे क्या समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम है। बुक का क्वेश्चन बनाओ, वो जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन के ही बेस पर तो इसका आंसर आएगा, बाकी तो टोटल सही है। ठीक है, तो इसको आप M1 हो गया पहले विलयन की मोलरता, V1 हो गया पहले विलयन का आयतन, M2 हो गया दूसरे विलयन की मोलरता, और V2 हो गया दूसरे विलयन का आयतन। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है, अगर 3 डिफरेंट कंडीशन रहे तो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M3 V3। इसी का अगर टेम्परेचर के रिगार्डिंग दे दे तो M1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन T2। खैर ये उतना डीपली आपको जाएगा नहीं लेकर के, उतना एग्जामिनर आपको इसमें नहीं है? अब दो विलयन को मिलाया गया तो उससे कोई तीसरा विलयन बनेगा, उस विलयन की मोलरता कितनी होगी और उसका आयतन दे रखा है। बात समझ में आई? तो इतना, अरे ये इतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, एग्जामिनर यहीं तक सोचता है, समझे? तो उतना डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब जनरली हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाते हैं, जो खास करके नीट का पेपर दे रहा या IIT का पेपर दे रहा, तो उसके लिए अब इसमें थोड़ा और हम लोग को डीपली जाना होगा। इसको फिर एक्सप्रेस करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर इसका जो है जो टर्म आएगा उसको जो है ग्राफिक फॉर्म में उसको जो है शो करेंगे। तो वो दूसरा चीज़ हो गया, वो सिलेबस के आप डेप्थ में चले गए। आपको बिहार बोर्ड का जो है एग्ज़ाम बढ़िया से देना है, तो उसके लिए जो